Hello everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Dear class 8 students, as you all can see, हमारा chapter 1 I wonder का explanation and question answer हम already cover कर चुके हैं. In this particular video, we will be discussing the exercises of this particular chapter. Chapter बोल रही हूँ basically एक poem है, कविता है जिसे हम पढ़ चुके हैं. एक्सरसाइजेज में क्या होगा, आपके क्वेश्चन आंसर्स के बाद रेडियंस बुक में जितने भी आपका ग्रामर का सेक्शन दिया गया है, फ्रेजल वर्ब्स की बात की गई है, ट्रू एंड फॉल्स है, उन सभी को हम कवर करेंगे. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा एंड कुछ सवाल पूछूंगी, उनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. लेट्स बिगिन विद द क्लास. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम हम पढ़ चुके हैं. आई वंडर यानी आश्चर्य के ऊपर कहानी है भाई कि कैसे जो है ना इंसान को आसपास की चीज़ों के बारे में कि ये धरती कैसे बनी, ग्रास का कलर ग्रीन क्यों है, विंड दिखती क्यों नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस थे. तो उन क्वेश्चंस का जवाब तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं. तो अगर कोई भी वीडियो मिस हो गया हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो है ना प्रीवियस वीडियो करके लिंक दी गई होंगी, वहां पर आप पिछले वीडियोज देख सकते हैं. चलिए, नंबर 1 इज थिंक एंड टेल टाइप हेडिंग आपको दिखी होगी बुक में, जहां पे पेज नंबर 2 फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए हम लोग पेज नंबर भी लिख देते हैं. सो कम ऑन टू पेज नंबर 2. वहां होगा बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. जो कविता आपने पढ़ी है उसके अंडरस्टैंडिंग पे बेस आपको बताना है ट्रू यानी क्या ये बात सही है या फिर क्या ये बात गलत है. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड. मून यानी हमारे जो चंदा मामा है, क्या उनका शेप फिक्स रहता है? तो ये तो कॉमन सी बात है, चाहे पोम नहीं भी पढ़ी हो, बाहर देख लो आसमान में रात में, कभी आपको दिखेगा ऐसा मस्त गोल गोल फुल मून, पूरा चंद्रमा, कभी आपको दिखेगा इस टाइप का क्रिसेंट मून, कभी आपको थोड़ा इस टाइप का मून दिखेगा. तो यानी जो है मून का फेस फिक्स्ड नहीं रहता. क्या नहीं फिक्स रहता? उनका फेस या शेप हम कह सकते हैं. तो द शेप ऑफ मून इज फिक्स, ये बात बिल्कुल ही गलत है. सो फर्स्ट आंसर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2, द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट. चिड़िया अपने घोंसले खुद ही बनाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है. इंसान जाके उनके घोंसले बना के उनको नहीं, मतलब हाँ वो अलग बात है, कुछ इंसान देते हैं, लेकिन वैसे तो बर्ड्स को अपना नेस्ट खुद बनाने आता है. राइट, अकॉर्डिंग टू द पोएम सो इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. नंबर 3, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल. यानी जिस रेनबो की हम बात करते हैं वो हमेशा कलरफुल नहीं होता है. कैसी बात करते हो भाई, रेनबो का मतलब ही है कलरफुल, सतरंगी मस्त रंग दिखते हैं आपको, तो ये बात हो जाती है बिल्कुल ही गलत. भाई रेनबो तो हमारा रंग बिरंगा ही होता है. ओके, सो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आ गए यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स. नेक्स्ट यू कैन सी थिंक एंड राइट. नाउ ये एक्टिविटीज मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आती हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहती हैं. थिंक एंड राइट यानी सोचो और लिखो. पेज नंबर 3 पे थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विद रेन. रेन यानी बारिश से आप किन चीजों को एसोसिएट कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है. जैसे रेन दिया है, पहले बबल में लिखा है क्लाउड. सही बात है, जब हम रेन सोचते हैं तो बारिश कहाँ से आती है? मस्त मस्त बादलों से. तो बारिश के साथ आप और क्या चीजें रिलेट कर सकते हो वो आपको इन बबल्स में फिल करनी है. नाउ अगेन आई वांट ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट अपने आंसर्स यहाँ पे खुद से लिखे. कुछ आंसर गलत नहीं होगा क्योंकि अगेन रेन से मैंने जो चीजें रिलेट की, हो सकता है आप कुछ और रिलेट करें. सो पहला है क्लाउड, सही बात है. नेक्स्ट इज वेट. वेट यानी गीला, तो बिल्कुल सही बात है. बारिश में पानी गिरता है तो सब भीग जाते हैं, है ना, बहुत मजे आते हैं बारिश में भाई भीगने में. नेक्स्ट रेन से हम रिलेट करेंगे स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी जब तूफान टाइप का आता है भाई, तो ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, लेकिन रेन से हम स्टॉर्म को रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज शावर, जिसे हम रेन शावर कहते हैं. हल्की हल्की बारिश होती है. आप ड्रिजलिंग वर्ड का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, यानी जब बहुत तेज बारिश ना हो और हल्का हल्का आपको ड्रिजलिंग टाइप का हो. शावर जैसे नहीं, बाथरूम में हम जाते हैं नहाने तो वहां पे शावर होता है, तो वैसे ही रेन शावर. एंड लास्ट इज रेन स्टॉर्म, यानी रेन से रिलेटेड जो हम तूफानों से रेन स्टॉर्म कह सकते हैं. तो ये कुछ थे. अगर आपके पास और भी कोई हो रेन से रिलेटेड वर्ड्स तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं. जैसे रेन कोट लिख सकते हैं, अम्ब्रेला लिख सकते हैं. तो जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं है हमारे सारे आंसर मैच करें, ये तो मैंने आइडिया दिया है. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन वर्ड्स एज वेल. ओके, वंडरफुल. नाउ मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि शुरू होता है वर्ड स्टडी से. आपके हर चैप्टर में बेटा, हर पोएम में, एवरीवेयर स्टूडेंट्स देयर हैज बीन गिवन ग्रामर का पार्ट, बुक की ग्रामर का सेक्शन. सो ओवर हेयर आपका जो ग्रामर का टॉपिक है दैट इज फ्रेजल वर्ब. नाउ फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं ये समझना जरूरी है, बिकॉज इन एग्जाम्स ये ग्रामर का पार्ट यूजुअली आ जाता है, पूछा जा सकता है. व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन इन द पोएम. अब आपके पोएम में
एक फ्रेजल वर्ब दिया है। जब मैंने पोम पढ़ाया था, याद करना, कविता जब मैंने पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था उसी वक्त कि ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब है। अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो तभी आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टाइम कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले चीज, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब। उससे पहले हम समझेंगे कि वर्ब क्या होता है। तो फटाफट से बताओ मुझे भाई, व्हाट इज वर्ब। वर्ब हम पढ़ते हैं बचपन से, इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव बीन स्टडीइंग। वर्ड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना। कोई भी एक्शन, उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया। नहीं, फ्रेजल वर्ब कोई ना कोई टाइप का वर्ब ही है मैम, बिल्कुल सही समझ रहे हो। फ्रेजल वर्ब कैसे होता है? जब अपन किसी वर्ब में, है ना, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जब अपन किसी वर्ब में एक प्रेपोजिशन को जोड़ दें, जब हम किसी वर्ब में एक प्रेपोजिशन को जोड़ दें तो वो मिला के फ्रेजल वर्ब बन जाता है। एंड जनरली, मैं जनरली बता रही हूं, आमतौर पे ये 2 वर्ड्स के होते हैं आमतौर पे। जैसे एक वर्ब है ब्लो करना, है ना, जैसे कैंडल ब्लो करना, तो ये एक्शन हो गया। इसके साथ मैंने एक प्रेपोजिशन लगा दिया, जैसे मैंने कह दिया आउट। आउट यानी बाहर, प्रेपोजिशन यानी कौन से वर्ड जो पोजीशन बताए। प्रेपोजिशन कौन से? पोजीशन। आउट, इन, अंडर, ओवर, अबव, तो मैंने आउट लगा दिया। तो ये क्या बन गया पूरा वर्ड? ये बन गया ब्लो आउट। तो इसे मैं क्या कहूंगी? ये एक फ्रेजल वर्ब है। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पीछे हमारी जो पोएम पढ़ी है उसमें हमने देखा था, है ना, कि हु लिट द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। तो ब्लो आउट यानी जब वो बुझ जाते हैं, एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। सो इसी टाइप से फ्रेजल वर्ब्स यूजुअली वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे गोज आउट हो गया, है ना, गोज आउट हो गया, क्लाइंब अप हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्योंकि वर्ब के साथ हमने यहाँ प्रेपोजिशन को जोड़ के रखा है। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, look up at a dictionary and list other phrasal verbs that begin with blow and use them in your own sentences. अब एक तो आपको दिया है blow out, आपको क्या करना है? blow के साथ और preposition लगा के और phrasal verbs बनाने हैं, उनका मीनिंग बताना है और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बताने हैं। तो आइए भाई, आपकी पूरी हेल्प मैंने की है यहाँ पे। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश यानी बुझा देना। अदर फ्रेजल वर्ब्स विद ब्लो, एक है ब्लो अवे। ब्लो अवे क्या का मतलब होता है? इंप्रेस ग्रेटली, यानी किसी पे बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन डाला। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ब्लोन अवे बाय हर परफॉर्मेंस, यानी मैं उसकी परफॉर्मेंस देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। अब ब्लोन अवे का मतलब ये नहीं है मैं उड़ गई थी उसकी परफॉर्मेंस देख के, इसका एक हल्का सा अलग मतलब निकलता है कि किसी को इंप्रेस करना। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स में कंफ्यूज मत होना, आप टेंसेस को चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ब्लो अवे वर्ड है, हमने इसको ब्लोन अवे कर दिया। तो इस टाइप से आपको अगर ब्लोड अवे हो कभी पास्ट टेंस, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप टेंस चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। बेस वर्ड वही रहेगा, उसको आप टेंस में प्रेजेंट टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, है ना, पार्टिसिपल हो, उनमें आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब होता है नॉक विद एयर करंट। नॉक विद एयर करंट यानी क्या? हवा के झोंके से कोई चीज गिर गई हो। फॉर एग्जाम्पल, शी विल ब्लो योर हाउस डाउन, वो तुम्हारा घर जो है गिरा देगी, है ना, यानी हो सकता है कोई तुम्हारा घर तोड़ देगा या हवा के झोंके से तुम्हारा घर गिर जाएगा। तो अब एक चीज देखो, ब्लो और डाउन दूर दूर हैं, तब भी ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाएंगे। इनके बीच में कोई लाइनें भी आ सकती हैं, इनका मतलब तभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए, नंबर 3, ब्लो अपॉन। ब्लो अपॉन का मतलब है टू डिफेम समवन। डिफेम यानी किसी की जो है ना, बोलते हैं ना, बुरा करना, किसी बुरा नाम कर देना किसी का, है ना, किसी का नाम खराब कर देना, डिफेम कर देना। सो शी वॉज ब्लोइंग अपॉन यू, यानी शी वॉज ब्लोइंग अपॉन यू, वो तुम्हारा नाम खराब कर रही थी। नंबर 4, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, यानी अपनी खुद की ही, यानी तारीफ करना। खुद की तारीफ होती है, कुछ लोग जैसे मेरे जैसे भाई कि अपनी तारीफ करें, वैसे करनी चाहिए। पता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप खुद को जब समझोगे, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ, इतनी तारीफ तो करनी चाहिए। जैसे देखो, शी हैज हैबिट ऑफ ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट यानी उसकी आदत है कि वो अपनी तारीफ जो है ना खुद ही करती रहती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी बढ़िया हूँ, है कि नहीं। क्लियर हुआ? तो ये क्या थे? ये थे फ्रेजल वर्ब्स जो कि हमने किससे बनाए? ब्लो वर्ड से। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी और फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए गए हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, मीनिंग्स अपन ने देखे हैं इनके। नाउ दीज आर फ्यू फिलअप्स।
सो आपको क्या करना है, इन फिलअप्स को पढ़ना है, कॉमन सेंस लगा के मीनिंग समझना है एंड बिल्कुल करेक्ट फ्रेजल वर्ब डालना है। तो सबसे पहले तो इन फ्रेजल वर्ब्स को समझते हैं और इनका मीनिंग देखते हैं। नंबर 1, पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है, वैसा ही जैसा ब्लो आउट का मतलब होता है, एक्सटिंग्विश यानी किसी चीज को बुझा देना। नंबर 2, कॉल आउट। कॉल आउट यानी टू समन, कि किसी को कॉल आउट करना है हमें, ठीक। नंबर 3, सेट आउट। सेट आउट यानी टू बिगिन अ जर्नी, किसी यात्रा की शुरुआत करना। नंबर 4 इज वाइप आउट, इज वेरी सिंपल। वाइप आउट यानी रिमूव, किसी चीज को हटा देना। एंड लास्ट इज गिव अप, वेरी सिंपल है, ताकि तुम छोड़ दो उस चीज को, है ना, कि आई गिव अप ऑन दिस, जैसे गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी, बट उसका मतलब क्या है, टू लीव। सो क्लियर है फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग। सो आई वेरी वेल होप कि सब इसका फिलअप कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फिलअप करना। नंबर 1 से, द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश पोलियो। सो ये सेंटेंसेस कोई आपके लेसन से रिलेटेड नहीं रहते हैं, ये आपको बस कॉमन सेंस लगाना है कि गवर्नमेंट तैयार हो गई है पोलियो को क्या करने के लिए। अब मुझे बताओ, पहली बात तो पोलियो क्या होती है, थोड़ी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। मैम ये डिजीज है भाई, ये बीमारी है ना, तो बीमारी क्या करना चाहेगी गवर्नमेंट, लाना थोड़ी ना चाहेगी, हटा देना चाहेगी। तो हटा देने को क्या कहेंगे, वाइप आउट। सो द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट पोलियो। सो सिंपल सी चीज मैं हमेशा कहती हूँ, फिलअप्स आते हैं, उस सेंटेंस को पढ़ो, आप जो भी लैंग्वेज में समझते हो उसका, हिंदी में हो कोई और लैंग्वेज में, मीनिंग समझो एंड देन ट्राई टू फिल इट अप, क्योंकि फिलअप्स आर समथिंग जहां पे एक भी मार्क्स नहीं कटता है, बच्चों को जरूरत ही नहीं है कटवाने की यहाँ पे मार्क्स। ओके चलिए, नंबर टू इज ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। वैसे तो देख ही चुके आंसर भाई, कोलकाता यानी जा रहा है ना, निकल रहा है। सो ही सेट आउट फॉर कोलकाता विद हिज फादर, यानी जर्नी शुरू करने वाला है कोलकाता के लिए, कहां, अपने पापा के साथ। ओके। नंबर 3, डैश अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, यानी पेशेंट को एग्जामाइन करने के लिए, पता करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए डैश करो डॉक्टर को। क्या करोगे, डॉक्टर को बुला के आओ भाई, तो कैसे बुलाओगे, कॉल आउट। सो कॉल आउट अ डॉक्टर टू एग्जामाइन द पेशेंट। नंबर 4, he had to dash smoking because he had breathing problems। क्योंकि उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी तो उसे स्मोकिंग क्या करनी पड़ी, सिंपल सी बात है, छोड़नी पड़ी, गिव अप करनी पड़ी। So he had to give up smoking because he had breathing problems। And last is dash the lantern। lantern होती है तो lantern को क्या करते हैं, बुझा देते हैं। So put out the lantern। Is it clear? So काफी सिंपल था ये, बस जरूरत क्या है, फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग समझने की। ओके, नाउ कमिंग टू राइम टाइम। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चीज है वही ये राइम टाइम, जो हम बचपन से करते आए हैं। राइम का मतलब क्या होता है, यानी जब आप उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो तो सिमिलर टाइप का साउंड आए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन, सीन, नेस्ट, रेस्ट। सो दीज पेयर ऑफ वर्ड्स यू विल नोटिस एंड विथ सिमिलर साउंड। साउंड यानी सुनने में सेम लग रहे हैं, है कि नहीं। सो सच पेयर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद द सिमिलर साउंड, इन्हें हम क्या कहते हैं, राइमिंग पेयर्स और राइमिंग वर्ड्स। एंड सिंस चाइल्डहुड, बचपन से कविताओं की यही बात रही है कि हम राइम कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये सब क्या है भाई, राइमिंग है, इनके सिमिलर साउंड्स होते हैं। सो अब बोलो मैम हमें क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटी है, तो आपको करना है पिक आउट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम एंड ऐड वन मोर टू ईच पेयर। यानी अपन ने जो पोएम पढ़ी है उसमें से राइमिंग पेयर लो एंड अपनी तरफ से होता है ना, आइसिंग ऑन द केक लगाओ, यानी एक वर्ड और डाल दो वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने लिया ग्रीन सीन, तो अपनी तरफ से हमने जोड़ दिया वर्ड बीन। सेम साउंड है ना, ग्रीन सीन बीन, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो, नेस्ट, रेस्ट, बेस्ट। नेस्ट और रेस्ट पोएम में दिए थे, बेस्ट मैंने लगा दिया, आप चाहो तो कोई और वर्ड भी लगा सकते हो। राउंड, फाउंड, ग्राउंड, सिमिलर हो गया। नेक्स्ट इज आउट, अबाउट एंड स्प्राउट। तो स्प्राउट हमने अपनी तरफ से लगाया, आप और कोई वर्ड भी चाह सकते हो, है ना। एंड लास्ट क्या है, स्काई, हाई, ड्राई। इसमें एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना है कि सिमिलर, नोटिस क्या करना है बता रही हूं, देखो सिमिलर साउंड है, बिकॉज आई नो जहां मेरे स्टूडेंट्स का डाउट आता होगा दिमाग में, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। सिमिलर साउंड की बात है बेटा, नॉट सिमिलर स्पेलिंग, बिकॉज सम स्टूडेंट्स माइट फील कि मैम क्या हम स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो मैम, यहाँ तो वाई वाई है लेकिन हाई में तो GH है। साउंड पे जाओ, हाई, ड्राई, स्काई, तो आई वाला साउंड आ रहा है। सो वी आर फोकसिंग ऑन साउंड। राइमिंग में इट्स नॉट नेसेसरी इफ द स्पेलिंग इज सेम और नॉट, कि लास्ट के वर्ड्स वाई से एंड कर रहे हैं, नहीं भाई, हमें किससे मतलब है, हमें साउंड से मतलब है। ओके, सो इज इट क्लियर। बहुत इजी एक्टिविटी है, बहुत ही बड़ी एक्टिविटी थी। ओके, मूविंग ऑन टू लेट्स टॉक। आइए थोड़ी बातें करते हैं, बिकॉज क्लास है, डिस्कशन होना बहुत जरूरी होता है।
आई बिलीव कि नॉट एवरी टाइम यू शुड बी इंडल्ज्ड इन थ्योरी। तो आइए कुछ डिस्कशन करते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ पेयर्स। तो अब आपको कहा है ग्रुप्स ऑफ पेयर में डिस्कस करो, तो आप इसको बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन के फॉर्म में कर सकते हो। आप 2-3 कैरेक्टर्स के नाम ले सकते हो अपने अपने दोस्तों के एंड कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। जैसे एक क्लास की कॉन्वर्जेशन यहाँ हमने लिखी है। बात क्या है, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, इफ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन। बिकॉज हमारी पोएम ही है आश्चर्य पे, वंडर पे। तो सवाल ये पूछते हैं कि अगर आसमान में वही हमारे चंदा मामा नहीं होते जिन पे इतनी पोएम्स बनी हैं, तो क्या होता, व्हाट वुड हैपन। सो आपको कोई साइंटिफिक थ्योरी पे आंसर नहीं देना है, दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्जेशन। तो इस टॉपिक पे आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा ना, कैरेक्टर ले सकते हो और कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। सो जैसे रवि बोलता है, Without the moon in the sky, the nights will become absolute dark। बिल्कुल सही बात है यार, रात में जैसे हम कहते हैं ना चांद की चांदनी, तो वो चांदनी ही चली जाएगी, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। रवि का ऐसा मानना है। कविता कहती हैं, It's so frightening to think of the nights without the moon. Then children can't be able to play in the night या at night। तो भाई वो बोल रही हैं फ्राइटनिंग यानी कितना डरावना हो जाएगा, रात में चंदा मामा नहीं होंगे, यानी हमारे बचपन कैसे जाएंगे, रात में खेलने कूदने से हम कितना घबराएंगे। देन मिनी सेज, थर्ड कैरेक्टर आती है, वो कहती है, यस इट्स ग्रेट डिलाइट टू प्ले इन दी मून लिट नाइट। मून लिट नाइट यानी चांद की चांदनी में खेलने का मजा ही कुछ और होता है। एंड ये जैसी बातें आ रही है ना, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। बिकॉज रात में ना चांदनी में खेलना, मून लाइट में खेलना ना, बहुत अलग ही मजा आता है उस टाइम पे, राइट। आप छुपन छुपाई खेल सकते हो, है ना, हाइड एंड सीक खेल सकते हो। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लास्ट कैरेक्टर अनु कहती है, पीपल इन विलेजेस विल सफर बैडली। They walk far off distances in villages only with the help of moon's light in the nights। बिल्कुल सही बात है। कुछ विलेजेस में खैर आज तो बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन कहीं कहीं लाइट्स की प्रॉब्लम आती है। तो विलेजेस में तो लोग दूर दूर मून लाइट के सहारे ही जाते हैं, है ना। एवरीवेयर तो आपको लाइट नहीं दिखेगी, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ऐसे कुछ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स हैं। आप भी जो है अपने व्यूज़ मुझे बता सकते हो इन द कॉमेंट सेक्शन कि क्या है भाई, इफ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन। टेल मी, छोटे छोटे आंसर जो भी आपके दिमाग में हो कमेंट सेक्शन में। ओके, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्रांसलेशन, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम में यूजुअली ट्रांसलेशन आता है। सो ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग, जैसे हिंदी हम कह सकते हैं, एनी ऑफ द स्टैंजास फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रेड। तो यहाँ पे मैंने ये पहला स्टैंजा लिया है, आप पोएम के तीनों में से कोई भी एक स्टैंजा लीजिए एंड उसे हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। अब ट्रांसलेट में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम टेंसेस को गलत नहीं करें, स्पेलिंग्स गलत नहीं करें, हमारी वोकैब अच्छी हो। वोकैब अच्छी क्यों भाई, वोकैबलरी अच्छी होगी तभी तो तुम वंडर का हिंदी में वर्ड लिख पाओगे। ओके, सो फर्स्ट लेट्स रीड द स्टैंजा। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? So ये पहला स्टैंजा को हम करते हैं ट्रांसलेट। मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है और हवा कभी क्यों नहीं दिखती। पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया और पेड़ों से कहा कि आराम कर लो। तो ये है हमारा हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज और, ट्रांसलेशन में जहां जहां क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं वहां वहां हमने यूज किया है, सेम टाइप का चलेगा। ओके, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क वुड बी फॉलोड द सेम। ओके, ऑल राइट, कमिंग ऑन टू द लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सभी को देख के बड़ा मजा आएगा, ये आपकी बुक में ही दी गई है एक्टिविटी। मैं पर्सनली मानती हूँ ये जो है ब्रेन स्टॉर्मर्स होती हैं, आपको सोचने का, यू नो, टू इन्हांस योर माइंड, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो चाहे बच्चे हो बड़े हो जाओ, टिल नाउ मैं जो न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स आता है, डू सॉल्व देम, आपका ब्रेन को एनहांस करती हैं ये। सो आइए हमें क्या करना है, फाइंड इन द ग्रिड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर। वेदर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे आपको वो बताने हैं। जैसे एक करके दिया है फोरकास्ट, है ना, वेदर फोरकास्ट की कितना तापमान है आज का, टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, ये सारे वर्ड्स को हमें फाइंड आउट करना है। सो आई वेरी वेल होप मुझसे पहले सभी बच्चे कर देंगे। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली। वन हैज बीन डन फॉर यू। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, ऐसे टेढ़ी लाइन, सोती हुई लाइन, इसे हॉरिजॉन्टली कहते हैं। खड़ी हुई लाइन को वर्टिकली कहते हैं, ऐसी लाइन को टेढ़ी ऊपर से नीचे को हम क्या कहते हैं, डायगोनली। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, यहाँ मैं कुछ वर्ड्स करूंगी और कुछ वर्ड्स अगर बच जाते हैं तो मेरे शार्प स्टूडेंट्स को बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये वाला वर्ड एक और है। ओके, मैं कुछ करूंगी लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग भी बाकी वर्ड्स मुझे जरूर से बताएं। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको करते हैं अपन सॉल्व। चलिए अब लेट्स सी सबसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है हमें, बताइए। सबसे पहला वर्ड, मेरी तो नजर पड़ गई सबसे ऊपर वाले वर्ड पे,
ये रहा टेम्परेचर दिख गया, ये देखो है ना, TEMPERATURE, टेम्परेचर, वेदर से रिलेटेड टेम्परेचर है, बिल्कुल सही बात। तो पहला वर्ड हो गया हमारा, मैं लिखती जाती हूँ। फोरकास्ट दिया हुआ है, मैंने लिख दिया टेम्परेचर। लेट्स सी थर्ड वर्ड, जल्दी आएगा, आजा भाई, कौन सा वर्ड है? दिख गया, बरसो रे मेगा मेगा रेन, आई फाउंड RAIN, रेन हो गया। What is the next word? Next word, next word. Come on, quick, come on, quick. Hail, HAIL, hail. Hail is also a form of rain. Hailstorm कहते हैं ना। चलो भाई, hail हो गया। Number 5. Number 5 क्या है? Let's see, let's see. Number 5 weather ही है। वाव, देखो weather भी दिख गया हमें। तो weather भी हम डाल सकते हैं ना word, ठीक है? weather से weather तो related ही रहता है कि नहीं? चलो भाई। Next word, let us see. Can anybody find it out? Yes, I got it. Fog. Fog जम जाती है ना भाई सर्दियों में, fog है ना, वो बोलते हैं ना और क्या चल रहा है, fog चल रहा है। चलो नेक्स्ट इज I found out cloud right now, ठीक है, कुछ ही करेंगे, बाकी मैं चाहती हूँ आप लोग ढूंढ दो यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड हो गया, और करना है या फिर कुछ भी और बच रहा है? लगता है कि मैम चलो ये क्लाउडी भी है, तो ये तो रिलेटेड रहेंगे है ना। एथ हो गया क्लाउडी। क्लाउडी यानी जब होता है ना आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं तो क्लाउडी हो रहा है, बारिश जैसा मौसम जिसे हम कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इफ देयर आर एनी अदर वर्ड्स यू कैन टेल मी, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, इतने तो मैंने कर लिए। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहा ना क्रॉसवर्ड्स में क्या होता है, आपका दिमाग इनहांस होता है कि आपके ना सारे लेटर्स को आप देखने लगोगे। जैसे यहाँ देखो, अब हम ऐसे भी देख लेते हैं, वर्टिकली रेनी दिख रहा है मुझे, है ना, रेनी सीजन जिसे हम कहते हैं, राइट कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। और आप देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, यू कैन इवन वॉच द वर्ड्स डायगोनली, सो टेक योर टाइम, है ना, आराम से इसको देखो। एक और बढ़िया सा बिजली जैसा वर्ड दिख गया मुझे, कड़कता भड़कता, दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग 10 वर्ड्स कर दिए चलो मैंने, है ना। इसके अलावा जो भी आपको वर्ड्स दिखते हैं सो डू टेल मी, इनके अलावा यही मत बता देना, ये तो मैंने लिख दिया, 10 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके अलावा इफ यू कैन फाइंड आउट द वर्ड्स डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। स्क्रीनशॉट चाहते हो तो ले सकते हो ताकि आराम से फिर देख लो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, काफी मजा आता है इन एक्टिविटीज में। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द वंडरफुल सेशन फॉर एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1 आई वंडर। होपफुली आपको मजा आया होगा सेशन में, तो वीडियो को लाइक एंड अपने सभी क्लास 8th के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का जो है बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।